मम्मा जी ने बुद्धि से कर दी थारी। चलो देख लो, और कोई नहीं बोलना, सुन लो, ध्यान लगाएगा। कल हम लास्ट वाली क्लास में आते पढ़ लिए थे मरुस्थलीय जलवायु, जो कोपेन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण करा गया ना, उसने तो कैंडोल का जो वनस्पति का वर्गीकरण था उसे उठा लिया, कॉपी करके और यहाँ रख लिया, ये उसे आधार बनाया, ऐसे कह सकते हैं। तो देखना, समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। इस हम दूसरे रूप में समझ सकते, ऐसे भी समझ सुनना में तुमसे। इनमें औसत तापमान और औसत वर्षा की बात की, कोपेन है ना, औसत तापमान और औसत वर्षा की बात की। ये भी तुम जानते हो, जहां तापमान ना, जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड का रखा। अगर कहीं तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा, तो वहां जो होगा उसके लिए दिनों की कराई उस भाग को उसने के कहा। के का मतलब कोल्ड भी था, इसकी जगह कोल्ड की जगह वैसे तो कोल्ड का सही, लेकिन जो ग्रीक भाषा उसमें ऐसे लिखा के वाला के यूज कर दिया हमने इसकी जगह। उसके बाद ये हॉट था, हॉट की जगह में दूसरी भाषा में हॉट, और हॉट की जगह गर्म एच यूज करेंगे। के की जगह समझने के क्या यूज करेंगे, जहां शीत का हवा ना, जहां शीत क्षेत्र होगा, शीत कटिबंध क्षेत्र होगा, उसके लिए हम के यूज कर रहे होंगे, और जहां गर्म क्षेत्र होगा उसके लिए एच यूज कर रहे होंगे। तो ठंडे क्षेत्र के लिए हम क्या यूज करेंगे, के, और जो गर्म क्षेत्र होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे, एच। आज में ये सारे सिंबल को याद रखने होंगे। और आज में जो आपको समझाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इधर भी समझ लो। साइड में औसत वर्षा की बात करें, कोपेन है ना, औसत तापमान, औसत वर्षा, इन सब की बातें करी। देखो, औसत तापमान की बात करी उसने, तापमान की बात करी थी, वर्षा की बात करी थी, और वनस्पति का जो कैंडोलॉजी वनस्पति वर्गीकरण था उस आधार बनाया था, जब जाकर कोपेन ने अपना वर्गीकरण दिया। और वो भी कई बार फैल हुआ, कई बार। आज जो स्टूडेंट थे ना, क्या नाम था उनके स्टूडेंट का, एक तो गीगर था और एक था कोही नाम सही है उसका, कोही नाम सही है। समझ में आया? सुन लो ध्यान लगाकर कि जो जलवायु, जो मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र उसे दो भागों में बांटा। कल मैंने पढ़ लिया था, एक तो बीडब्ल्यू कहा, बी का मतलब जहां बी दिख गया ना, बी का नाम है मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय जलवायु। बी का नाम मरुस्थलीय क्षेत्र कह दो, ज्यादा बढ़िया होगा। क्या मरुस्थलीय जलवायु कहो उसे, वो ज्यादा बेहतर होगा कि अगर मरुस्थलीय जलवायु बोल लगे। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है तो बताओ। तो कोपेन ने अपनी कोपेन ने जब अपना जलवायु का वर्गीकरण दिया, उसे तीन चीजों का आधार बनाया। एक तो नंबर औसत तापमान, दूसरे नंबर को औसत वर्षा, और तीसरे नंबर को कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण। उन तीनों को आधार बनाते हुए कोपेन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और वो कभी कर नहीं पाए, वो उनके जो स्टूडेंट थे ना, गीगर और पियो कोही या पियो सही नाम है उसका, समझ में आया? उनके द्वारा इसका जो जलवायु का वर्गीकरण दिया गया था। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं है? उसके बाद हमने बताया था कि जो कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण था वो 5 भागों में विभाजित था, तो ये भी 5 भागों में विभाजित होगा। और एक एक विभाग के और एक एक भाग की अलग अलग प्रकार से अलग रूप अलग विशेषता समझ ली। और जो यहाँ डिनोट करे जाने ना, तो हमें याद रखने, जैसे मैं तो समझाने जा रहा हूँ कौन कौन सी चीजें याद रखने की। जो मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र, इसे थोड़ा सा पढ़ लो, इसके बाद हम इसको जो सिंबल बताएंगे तुम्हें वे याद करने पड़ेंगे कि इसका मतलब क्या होगा। इतना बड़ा नाम लेके हम एफ लिख देंगे, एफ की जगह देखो लिख देंगे वर्षा भर वाला क्षेत्र, जहां वर्षा होगी, वर्ष भर वर्षा होगी, जहां साल भर वर्षा होगी। ठीक, जैसे देखो मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र होगा, ये दो प्रकार का, तो शुष्क शुष्क, एक अशुष्क शुष्क। शुष्क भी दो प्रकार का होगा, क्या तो जो ठंडा होगा वो ये तो गर्म होगा, ठंडा होगा। उसके बाद अशुष्क भी दो प्रकार का होगा, क्या तो गर्म होगा या ठंडा, या तो गर्म होगा या ठंडा होगा। ये भी तुम जानते हो, कल ही पढ़ा गए। लेकिन आज क्या पढ़ने वाले, आज की क्लास कहां से स्टार्ट है? आज मतलब ये सारे सिंबल को मैं याद रखने होंगे। बी का मतलब क्या होगा, एच का मतलब क्या होगा, के का मतलब क्या होगा, कौन सा नाम रखा गया, कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण क्या था और कैसे पेज कर रखा गया, ये सब तुम्हारे लिए व्यवहारिक हो जाना चाहिए। और सारा डाटा लिखवाया भी जाएगा, सारा लिखा गया और तुम्हें समझाया बताया जाएगा। क्योंकि जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया था, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण समझाइए, उसकी लाइन खुद लिखनी होगी। आज बताने जा रहा हूँ एक एक जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था ना, तो साइड में करके ये ITCZ, इसके ऊपर का भाग और अलग, इसके ऊपर का भाग अलग। आज सबकी विशेषता पढ़ने वाले अच्छी तरह। ठीक, कोई दिक्कत? जहां भी आगे बात तुम्हें दिखाई देगा, इसका मतलब होगा जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वाले चैप्टर में। एफ का मतलब फुल ईयर रेनफॉल, इसका मतलब हो साल भर वर्षा वाला क्षेत्र। एफ का मतलब साल भर वर्षा वाला क्षेत्र, साल भर वर्षा वाला क्षेत्र। एस का मतलब हो समर इज अराइव्ड, समर इज अराइव्ड। इसका मतलब शुष्क ग्रीष्म ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। एस का मतलब याद रखना, एफ का मतलब सोचिए ना, साल भर वर्षा वाला क्षेत्र। सेट करते चलो दिमाग अभी जस्ट। एफ का मतलब, एस का मतलब शुष्क ग्रीष्म ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु।
ग्रीष्म ऋतु का मतलब गर्मी वाला मौसम। डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब शुष्क शीत ऋतु। विंटर इज अराइव्ड। डब्ल्यू का मतलब शुष्क शीत ऋतु। विंटर इज अराइव्ड। एम का मतलब मानसून टाइप, मानसूनी जलवायु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भैया। एम का नाम याद होगा, मानसूनी टाइप, मानसूनी जलवायु। डब्ल्यू का मतलब, एस का मतलब, अरे अकल के अंधो काल के बैरी रहोगे, समर इज अराइव्ड। एफ का मतलब, अरे बैल की मारी रहोगी, तब देखो फुल ईयर रेनफॉल। अभी इनके सामने खड़ा होने वाला हूं और तुमसे पूछने वाला हूं इससे क्या क्या मतलब होगा। एफ का मतलब फेल, फुल ईयर रेनफॉल। मैंने कहा इंग्लिश में भी याद करना। डब्ल्यू का मतलब, एस का मतलब समर इज अराइव्ड। क्या अराइव्ड, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु। विंटर इज अराइव्ड। उसके बाद एम मानसून टाइप, मानसूनी जलवायु। जी का मतलब होगा गंगा प्लान। जी का मतलब होगा गंगा प्लान, गंगा का मैदान, गंगा प्लान, गंगा का मैदान। टी का मतलब होगा टेगा, टेगा, स्मॉल टी का मतलब टेगा। शंकुधारी वनस्पति या बोरियल वनस्पति। टी कैपिटल टी मतलब टुंड्रा, टुंडा नहीं टुंड्रा। क्या मतलब होगा, टुंड्रा। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। एफ का मतलब होल ईयर रेनफॉल, बस पर। एस मीन शुष्क ग्रीष्म। डब्ल्यू में एम मतलब, जी मतलब, टी मतलब टुंड्रा। खता हो गई मुझसे, कहा नहीं कुछ तुझसे। यहां तक बताओ, समझ में आया कि नहीं है? अब देखो यहां का मैं डाटा समझाने जा रहा हूं, कुछ और इंपोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। कुछ और भी सिंबल होंगे, कुछ और भी प्रतीक होंगे। जो सिंबल तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, उन्हें भी याद रखना होगा तुम। समझ में आया? चलिए आइए बात करते हैं। यहां देखो जनवरी, ये हमारा दिसंबर। एक साल हो गए, पता नहीं चलता साल भर कैसे बीत जाता। अरे जमाना बदल जाता, देख लो। जनवरी, और ये क्या हमारा कौन सा मतलब? मान लो इसके बीच में ग्रीष्म ऋतु आ रहा नहीं, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आ रहा। और जब ग्रीष्म ऋतु आ रहा ना, तो इस ग्रीष्म ऋतु के दौरान ना बीच में तापमान को नहीं बांटा गया, कुछ नाम दिया सुना। इसका नाम दिया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। तो पता क्या कहा, जहां एक ए होगा ना, इसका मतलब समझो जहां भी ए लिख दो तो ये समझ जाना, इसका मतलब वहां तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। खुद ही बताया था ना, मैंने नहीं बताया, मैं हूं कौन? अरे कोपेन भैया ने बताया, कोपेन भैया, कोपेन बबुआ, कोपेन बबुआ बताया है तुमको। लो समझ में आया कि नहीं आया? कोपेन बबुआ क्या बताए, क्या एक जहां भी नोट कर दिए तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ज्यादा होगा। तो आए समझ में? हम ना करो, हम कहां हो तो बताने मतलब बाबा कौन कॉपेन बबुआ बतवाओ, बता दिए हो क्या बताए? जहां भी ए दिखाई दिया तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा। रे बाबा अरे फालतू मत बोलो तुम। ये देखिए क्या है, यहाँ तापमान 3 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से के बीच में होगा। 10 से 20 है, यहाँ पे 10 से 20 है, तो यहाँ पे 10 से 20 है। ओके, यहाँ सी तो वहां होगा 3 से 10, 3 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो जहां डी होगा ना, वहां होगा तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ये बात याद रखनी होगी तुम्हें। ए का मतलब क्या होगा, बी का, सी का और डी का। चलो ए का मतलब बताओ क्या होगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिक,
बी का मतलब 10 से लेकर 20 डिग्री, तापमान 20 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, उसकी बताओ उसमें 3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहेगा। डी का मतलब ये मैंने बताया, कोपेन ने बताया, कोपेन मतलब बंदा बढ़ जाता एकदम। बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं? होगा कैसे? ये होगा ऐसे कुछ इस तरह, जैसे देखो हाँ, ये हमारा महाद्वीप होगा, ये हमारा महासागर होगा, ये महासागर होगा, तो जो महासागर है तापमान अगर ए लिख दिया ना, अगर मैंने यहाँ ए लिख दिया, नोट कर दिया, समझ जाए तापमान पक्की बात है, यहाँ 22 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर मैं यहाँ बी लिख दिया ना, इसका मतलब ओ पक्की बात है तापमान 10 डिग्री के बीच में होगा। अगर हमने यहाँ सी लिख दिया ना, ओ पक्की बात है तापमान ना 10 के बीच में होगा, 3 से लेकर 10 के बीच में होगा। अगर हमने यहाँ ना ए लिख दिया ना, तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक। उसके बाद में अगर हमने डी लिख दिया ना, इसका मतलब एक ही होगा कि तापमान यहाँ से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आई? ये कोपेन की बीमारी थी। किसकी बीमारी थी? कोपेन की बीमारी। कोई दिक्कत? मिटा दूं? या दुनिया को आग लगा दे, मैं तो न जानू किस दर्द से, तो बुला ले बुला ले बुला ले बुला ले मेरे महबूब से। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? तो जब मैं यहां से रफ कर रहा हूं सर, एक बात बताओ, एक बात बताओ, यादों में मरते हो? एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो क्या तुम अभी से याद करते हो? आ जाओ, जितना भी डाटा समझाया गया था ना, उसे ना लिखते हैं। जितना डाटा समझाया गया था उसकी फॉर्मेटिंग करते ताकि तुम आंसर राइटिंग कर सको। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ के बताओ। पहला क्वेश्चन क्या था? मेन स्ट्रक्चर हो बदतमीज, चलिए पढ़ो। अरे मैडम क्वेश्चन पढ़ लो। व्हाट आर डूइंग इन दिस टाइम? स्टॉप इट गर्ल। अरे पढ़ लो क्वेश्चन पहला, बताओ क्या क्वेश्चन था। देखो जब मैंने से क्वेश्चन लिखा था, इसमें लिखा हुआ था पहले कोपेन की जलवायु वर्गीकरण पद्धति समझाइए। कहां से चलेगा उत्तर? देखो यहां से लगा, यहां से लिखेंगे उठाकर, यहां से लिखोगे इतना सा इंट्रोडक्शन, काम समाप्त। आज बोलो। उसके बाद लिखा हुआ था उनके द्वारा वर्गीकृत जलवायु समूह। जलवायु समूह, ये जलवायु समूह कौन कौन से? इसका उत्तर देखो यहां मिलने वाला जलवायु समूह। उसके बाद लिखा उनके लक्षणों का परिचय दीजिए। इनके लक्षण भी आज पढ़ने वाले, कौन से समूह कौन कौन से लक्षण होंगे। उसके बाद तथा उष्ण कटिबंधीय जलवायु या सूक्ष्म जलवायु तुलना कीजिए। आज हम उष्ण के बारे में तो आज हम पढ़ लेंगे, उष्ण कटिबंधीय जलवायु के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम उसके जो शुष्क उसके बारे में कल को पढ़ लेंगे। समझ में आ बात है? इस तरह से हमारे क्वेश्चन का उत्तर समाप्त हो जाएगा। आ रहा धीरे धीरे समझ में? जब कल लिखवाया था कल हवा भी नहीं आती क्वेश्चन। आ जाओ इधर देख लो, पूरा नाम लिखो, कैसे लिखेंगे उसको उत्तर कैसे चलेगा? जो प्रश्न लिखो लिखा उसको उत्तर कैसे चलेगा देख लो। इंपॉर्टेंट देखो, नाम कैसे लिखोगे? लिखोगे क्या? समझ रहा हूं तो आसान है। कोपेन, अब बताओ कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कितने भागों में विभाजित? तो 5, A B C D E। पहले का नाम बताओ क्या था? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बी का उष्ण क्षेत्र। सी का उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। डी का शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ई का A B C D। अच्छा सी, ई का क्या है? शीत, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। और उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे लास्ट है 5 तो हो गए शीतोष्ण। तो 5 हो गए नहीं हो गए? तो जो बोला अच्छा तुम्हें रूस के राष्ट्रपति का नाम पता? व्लादिमीर
इसका भी नाम व्लादिमीर, इसका मतलब इनके गोत्र का रहा होगा, ऐसे अंदर चलेगा। तो पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन। एक जर्मनी के ना भूगोलवेत्ता थे, जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, लिखना पड़ेगा तुम ऐसे भी लिखोगे। इन्होंने अनुभविक उपगम, अनुभविक मूलता नहीं होगा, बताया था के आधार पर तापमान, वर्षा और वनस्पति को आधार मानकर जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो इस लाइन को भूलना मत बिल्कुल भी, एक लाइन ही पूरा इंट्रोडक्शन तैयार कर रही दूंगा। आज बोलो तो क्वेश्चन का उत्तर कहां से लिखोगे, तो यहां से लिखोगे, ऐसे ऐसे चलेगा इसका उत्तर। या फिर जो तुमने कल समझा था वो लिख सकते हो, वर्गीकरण किया। और उन्होंने पता क्या करा, जो जलवायु थी ना उसे, जो वनस्पति थी, कैंडोला जो वनस्पति वर्गीकरण था, उसके आधार पर 5 भागों में बांट जलवायु। कितने भागों में? ए बी सी डी ई, ऐसे ऐसे करके नाम लिख दोगे, ए बी सी डी ई ऐसे करके लिखोगे नाम। ए का नीचे लिख दोगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और बी के नीचे क्या लिखोगे, मरुस्थलीय क्षेत्र, और सी के नीचे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और डी के नीचे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और ई के नीचे शीतकटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक, ऐसे लिखोगे। उसके बाद जो पहले वाला ना, जहां थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें ना ए का मतलब बताया था, ए का मतलब बताओ क्या हो, बड़े वाले का मतलब जब इसमें बताया जा रहा था, बड़े वाले का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ए का मतलब क्या था। अब थोड़ी पहले मैंने एफ के बारे में बताया था, एफ के बारे में, एफ का मतलब क्या हो, फुल एयर रेनफॉल, हिंदी में वर्ष भर वर्षा, साल भर वर्षा होती रहती है। अच्छा, तो ए एफ का मतलब बताओ क्या बैठेगा, ए एफ का मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां साल भर वर्षा हो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां साल भर। क्यों में इन दोनों मिला के एक ऐसा नाम मिला जो कॉमन मिलता जुलता नाम हो, ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा, तो तुम लगा ज्यादा बड़ा नाम हो रहा है। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और एफ का मतलब जहां साल भर वर्षा हो। क्यों में इन्हें मिला के जहां साल वर्षा होगी वहां साल भर गर्मी रहेगी, आर्द्रता रहेगी। क्यों में इन दोनों मिला के एक ऐसा नाम बनाता तैयार हो। मैं क्यों कोपेन, मैं हूं कौन बनाने वाला, मैं समझाने वाला हूं। आज मेरी कहानी इतनी औकात कि मैं ऐसा नाम बनाऊं भाई। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर जो हम कल बांट रखा था एबीसी वाला क्षेत्र से, उसका नाम एएफ रखा गया। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, एफ का मतलब फुल रेनफुल, वर्ष भर वर्षा, एफ का मतलब हमारा, इसलिए दोनों मिला का नाम दिया गया। पहले जो क्षेत्र, पहला जो जोन, पहला जो समूह, पहला जो जलवायु समूह, उसका नाम दिया गया, उसका नाम उष्णकटिबंधीय आर्द्रता जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्रता जलवायु याद रहेगी बात क्या, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय एफ का मतलब वर्षा, आर्द्रता, क्या रहेगी एक प्रकार की जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रता जलवायु नंबर ए, पहला पॉइंट है, पहली हेडिंग हमारी। ये पहला समूह भी है, पहला समूह के आगे कोई दिक्कत नहीं है हमारा। इतनी बात बताओ समझ। फिर इसके लक्षण पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है लक्षण, लक्षण ही विशेषता हो, लक्षण ही क्या हो, सोनू भाई जी की विशेषता बताओ, तो इसका मतलब इनके लक्षण बताओ। तो लक्षण विशेषता में अंतर थोड़ा ही हो, आया समझ में। बस लक्षण और विशेषता में बहुत मामूली सा अंतर हो। जो विशेषता हो ना ज्यादातर वो पॉजिटिव सेंस में देखी जा, उसको पॉजिटिव बात बताओ। और लक्षण में हो कि तेरे लक्षण, तेरे लक्षण खराब नहीं, सही नहीं है, तेरे लक्षण सही नहीं लग रहा आजकल, आया समझ में। ठीक, तो नेगेटिव सेंस में जा सको। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आएगी नहीं आई। तो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्रता जलवायु वाला क्षेत्र होगा ना, अब यहाँ कुछ समझाने जा रहा हूँ, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। और यहाँ लिखना भी इस तरह, ये पहली हेडिंग बनेगी, उसमें उत्तर जलवायु समूह के बारे में लिखेंगे। नंबर फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय आर्द्रता जलवायु, पहली हेडिंग। उत्तर पर्सन भी समझा रहा हूं मैं, टॉपिक भी समझा रहा हूं, इसे तो मैंने पहले पर्सन लिखवाया, पर लिखना तो अंत में जाकर पर्सन को करिए ना। तो उसे पहले फॉर्मेटिव दिमाग में कच्चा खाका बनाकर चलो। कैसा खाका, ठीक, फॉर्मेट बना के दिमाग को पहले थे। तो सुनो, ध्यान लगा, देखो ये हमारा अर्थ क्या है, हमारा अर्थ। पता नहीं क्या हुआ सर, हम लोग पहले तेरा चगोला बनता था ना, तुमने देखा बोला वन क्लास में बहुत अच्छा चगोला बनता था। ऐसा तो ही प्रकार पे बना पाते जैसे मेरे से ना, ठीक है ना। ए तुम्हारी क्लास में नहीं बना बोला, क्या कह रही तुम्हारी क्लास में बोला नहीं बना। और इसे हम जीनोटिक एक्सपांस कहते हैं, जीनोटिक एक्सपांस। ये वाला चित्र समझाने जा रहा हूं, मोहतरमा इधर देख लो। ठीक, जरा एक बात बताओ, देख यहाँ कौन क्या है, यहां से यहाँ क्या है, अच्छा, और यहाँ क्या है, क्या है, अच्छा, और यहाँ क्या है, अच्छा, नीचे यहाँ साइड में क्या कौन सी दी गई,
और यहाँ क्या है, क्या है, थोड़ा तो नहीं इससे ऑस्ट्रेलिया जानते हो, पढ़ा कभी मैं पढ़ा इस तरह मैंने देखा कभी, देखा क्या दिखा गया था। अब हमें ये वाला क्षेत्र समझ में जा रहा है वाला, तुम्हें जानकर हैरानी होगी, मेरी प्रिय छात्रों यहाँ से लेकर 5 डिग्री अक्षांश ऊपर, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश नीचे, 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास का जो भी जोन होगा, जोन मतलब क्षेत्र, जोन होनी ऐसा क्या होगा, अक्षेत्र, इसके आसपास का जो भी क्षेत्र होगा, इस वाले भाग को हम पता क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं, ITCZ, ITCZ हमें क्या पता है ये देखो, अच्छा ITCZ इसका मतलब इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। मैंने कहा विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में जो क्षेत्र होगा ना, उसे मिला के क्षेत्र बनता हो सकता रहता हो, कोई बात नहीं, समझ में आ बात है, समझ लो कोपेन का बता रहा हूँ। ITCZ की सकता रहता, अक्षांश बदलते रहते हैं, वायु दाब पेटी में बदलाव होता रहता। मैंने इधर देख लो तो 5 डिग्री जो अक्षांश का क्षेत्र है, तो इन्होंने बाकी 10 के बताया, तो 10 के अंदर ही आ रहा है, तो मान लीजिए जो क्षेत्र होगा ITCZ का क्षेत्र, कौन सा, ITCZ का क्षेत्र होगा। अच्छा यहाँ कौन सा अमेरिका पड़े, दक्षिण अमेरिका, यहाँ कौन सी नदी रहती है, अमेजन नदी, यहाँ कंगो नदी में रहती है, कंगो नदी, कौन सी नदी, और यहाँ जो क्षेत्र पड़ा यहाँ से, यहाँ कौन सा है, इंडोनेशिया द्वीप समझ पड़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से। यहाँ क्या पड़ा, अमेजन नदी, यहाँ क्या कांगो नदी, हाँ जी, और यहाँ क्या पड़ेगा, इंडोनेशिया, ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से। ये क्या ITCZ, क्या है ITCZ। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, बहुत प्यार प्यार के साथ सुनना। ऊपर व्यापारिक पवनें चलती, कौन सी पवनें, इधर से भी व्यापारिक पवनें चलेगी, तो साइड से व्यापारिक पवनें जो चलेगी 30 डिग्री उत्तर दक्षिण, उत्तर का 30 डिग्री दक्षिण चलेगी व्यापारिक पवनें। और व्यापारिक पवनें पता क्या होगी, व्यापारिक पवनें जैसे जैसे आगे ना, जैसे व्यापारिक पवनें आगे और इसकी ITCZ वाले क्षेत्र के पास आगे, विषुवत रेखा के आसपास आगे, तो उन वायु जो पवनें हो, व्यापारिक पवनों में बहुत अधिक मात्रा में नमी हो, जैसे नमी होने में तो यहाँ जो हमारा विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र हो, यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र, निम्न दाब का, दिमाग में सेट करो, निम्न दाब का क्षेत्र, जैसे ही आगे ना दोनों तरफ से व्यापारिक पवन आई, ऐसे व्यापारिक पवन आई, इधर से व्यापारिक पवन, इधर से व्यापारिक पवन आगे ना, ऐसा कर दो तो ये व्यापारिक पवन ऐसे आगे, यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र होगा, यहाँ विषुवत रेखा निम्न दाब का क्षेत्र होगा, तो ये वायु ने धीरे ये जो आई नमी, तो ये ना ऐसे उठ जाएगी, ऐसे उठ जाएगी, इसे हम बोल रहे फेरल का नियम, फेरल, क्योंकि नीचे निम्न दाब का क्षेत्र हो, तो निम्न दाब का क्षेत्र होने के कारण ना तापमान अधिक हो, तो तापमान अधिक होने के कारण ना ऐसे उठ जाएगी वायु, और ऐसे उठ जाएगी और ऊपर जाकर ना नमी तो उसमें जबरदस्त मात्रा में होगी, नमी होगी तो ऊपर जाकर ना बादल बनाने लगी, जो वायु होगी बादल बना लेगी, और उसके बाद ना घना घोर मात्रा में वर्षा करेगी। जब वर्षा कर देगी ना और धीरे धीरे ऐसा करके और नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर लेकिन उसके अंदर ना जो वायु नीचे आ गई वो ठंडी जो वायु होगी, अब उसके अंदर आर्द्रता नहीं है, जितनी आर्द्रता थी उसने बारिश के रूप में बना दी। इस क्षेत्र में ना, इस वाले क्षेत्र में जबरदस्त मात्रा में वर्षा होती है, घना घोर वर्षा होती है। पता लगा कैसे वर्षा होती है, आज बदलो, सबसे अधिक मात्रा, सबसे ज्यादा हाइग्रोडिटी होगी, यहाँ से सबसे ज्यादा आर्द्रता होती है, यहाँ के वातावरण में सबसे ज्यादा नमी होगी। और ये ऐसा क्षेत्र अमेजन के आसपास का क्षेत्र पड़ेगा, ये हमारा कांगो घाटी के आसपास का क्षेत्र, और जो इंडोनेशिया द्वीप समूह, ये सब इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आया समझ में, यहाँ बताना आज तुम्हें इस क्षेत्र की जो मैं बताया ना कोपेन का, इसकी इतनी सारी विशेषता बताऊंगा। उष्ण कटिबंधीय आर्द्रता जलवायु क्षेत्र जो समूह होना, जो इतना बड़ा समूह है, इसके बारे में मैं आपको इतनी बात बताऊंगा, तुम्हारा कभी भी कोई भी प्रश्न आएगा आराम से कर ले जाओगे, चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का हो। मेंस का भी साथ साथ में लिखना बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ लिखना। आया समझ में, अभी लिखना बताऊंगा कैसे लिखना, बताओ इतनी बात समझ में आई। तो बताओ ITCZ पता लगा क्या, कहाँ तक 0 डिग्री अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास का जो क्षेत्र होगा ITCZ कहलाएगा। ITCZ कभी भी स्थिर नहीं होता, हमेशा स्थिर होता, खिसकता रहता। और आज मतलब पृथ्वी के जो उत्तर है ना, पृथ्वी के जो उत्तर में 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर ऊपर से व्यापारिक पवनें चलती है। आज मतलब जो व्यापारिक पवन है, इन्हें नॉर्थ स्ट्रेट विंड और साउथ स्ट्रेट विंड बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं उत्तरी व्यापारिक पवनें और इन्हें बोलते हैं दक्षिण व्यापारिक पवनें। चलती है नहीं चलती है, कहाँ चलती है, 30 डिग्री के मध्य। कहाँ चलती है, 30 डिग्री के मध्य।
30 डिग्री से पहले चलती है उत्तर में, 30 डिग्री से नीचे चलती है दक्षिण में, ये चलती है व्यापारिक कोण में। उसके बाद 40 से लेकर 60 को वहां 6 कोण चले, ये भी गलत बताया जाता, इसलिए साथ साथ पढ़े करो क्वेश्चन। व्यापारिक कोण में चलती है और व्यापारिक कोण में आईटीसी जेड वाले क्षेत्र के पास आती है, वहां निम्न दाब होता है ध्रुवों पर ना, जो विषुवत रेखा ध्रुवों पर नहीं विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा पर जो दाब होगा वो निम्न दाब होगा, तो निम्न दाब के कारण ना धीरे धीरे इनके पास बहुत अधिक मात्रा में नमी होगी, तो आपन ऐसे उठ जाएगी और ऐसे चलना स्टार्ट कर देगी, और ऐसे चलना स्टार्ट करेगी बहुत अधिक मात्रा में संघन मात्रा में इनके अंदर गुप्त उष्मा होगी, और गुप्त उष्मा को जैसे छोड़ देगी गुप्त उष्मा को, तो पानी ना बादल के रूप में धीरे धीरे ऐसे बरसना स्टार्ट कर देगा, ऐसे करोगे वर्षा होनी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर ये वायु धीरे धीरे ऐसे नीचे चलने लगी, अब जो वायु नीचे आ गई ना, इसके अंदर नमी नहीं है, आर्द्रता खत्म हो चुकी, फिर नीचे आ गई, प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, हाँ 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश का जो क्षेत्र है ना, जो लोग यहाँ रहते हैं बड़े मस्त जीवन गुजारते हैं यहाँ, कुछ क्यों यहाँ ना सुबह के 7 से लेकर एक दिन 24 घंटे के अंदर 3 मौसम का मजा ले लें 24 घंटे के अंदर, इसलिए हम दैनिक तापांतर पाएगा, दैनिक तापमान में परिवर्तन पाएगा। यहाँ एक दिन में 3 बार परिवर्तन, मौसम चेंज हो जाए, रात को जबरदस्त तरीके की ठंड पड़ जाएगी, यहाँ रात को पूरी तरह जबरदस्ती ठंडा पड़ जाएगी। उसके बाद पता क्या होगा, जैसे सुबह के शाम के सुबह के 7 बजे और दोपहर के 2 बजे जबरदस्त तगड़े वाली गर्मी पड़ेगी, यहाँ गर्मी पड़ेगी। उसके बाद शाम की तक, उसके बाद सुबह के दोपहर के 2 बजे तक लेकर और शाम के 7 बजे तक यहाँ वर्षा होगी, शाम के 7 बजे वर्षा होगी और 7 बजे बाद जबरदस्त वाली ठंड होगी और फिर सुबह जबरदस्त वाली गर्मी होगी। इसलिए ऐसा जो क्षेत्र हो ना, इंसानों के रहने के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में ठंड हो जाए, बहुत अधिक मात्रा में गर्मी हो जाए, इसलिए बहुत कम मात्रा में अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए तुम देखो ना, यहाँ सिर्फ वनस्पतियों का विकास हो, इस क्षेत्र में ज्यादातर जंगल जंगल दिखाई देगा, जो लोग है ना बहुत कम मात्रा में बसे हुए, और जो जीवन है उनका बहुत अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल जीवन है उनका। देखो अमेजन के जंगलों में जो लोग रहते हैं आज बाहर की दुनिया का कोई मतलब नहीं है, कट ऑफ हो पूरे, इतना बताओ समझ में आया नहीं है। देखो मैंने यहाँ समझाने की पूरी कोशिश करी, तुम 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ऐसे भी समझा सकते हैं। इसमें खूबी हो सब्जेक्ट में फिजिक्स में और जो हमारा ज्योग्राफी ना, एक चीज को कई तरीके से समझा सकते। हमें 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऐसा बनाता है, ऐसा करके समझाने में भी आसानी होगी। 30 डिग्री उत्तर पे चली, 30 डिग्री दक्षिण पे चली, ऐसे चली नहीं चली, बाहुबली ऐसे चली, ऐसे उठी, ऐसे चली नहीं चली, ऐसे चलेगी, क्या चलेगी, पवने, कौन सी पवने, व्यापारिक पवने 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से चलती है, 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से चलती है और ऐसे चलती है, ऐसा करते हैं ना, निम्न दाब का क्षेत्र होगा, यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र होगा, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश नहीं है, विषुवत रेखा के आसपास आती है और ऐसा करके निम्न दाब के क्षेत्र ऊपर उठ जाती है। इस नियम को फेरेल का नियम बोलते हैं। आप भी पढ़ेंगे, मैंने पहले बता दिया तुम, फेरेल का नियम किसका, भिरड का नहीं, फेरेल का। ऐसा करोगे और ऐसे ऊपर उठेगी और ऐसा करके ऊपर जाकर बादल बनागी, जब बादल बनागी तो इसे घना घोर मात्रा में बढ़ता कर देगी। फिर यहाँ जी इसके वातावरण में जबरदस्त मात्रा में आर्द्रता हो, लेकिन इंसानों को रहने के लिए अनुकूल है। समझ में आ बात, ये समस्या इतनी बात पता समझ में आएगी नहीं है। ये डायग्राम में मैंने पूरा दर्शाया हुआ, देखो यहाँ लिख रखा है अमेजन बेसिन, अमेजन जो नदी बहती है ना, उसके आसपास का जो क्षेत्र जो थाला या अमेजन नदी बह रही, उसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र इसे हम क्या बोलते हैं, अमेजन बेसिन। क्या बोलते हैं? दूसरा नंबर पे है अफ्रीका, ये अफ्रीका नहीं पड़ता, अफ्रीका में कांगो नदी बहती है, जो कांगो नदी है ना, कांगो नदी इधर चाहिए ये कांगो नदी आई है, उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा ना, आसपास का जो क्षेत्र होगा उसके पेड़ पौधे जितने होंगे, जीव जंतु होंगे, उसे कांगो नदी का बेसिन बोल लेंगे, वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसी क्षेत्र के जो कोकेन ने बताया, आज मतलब इंडोनेशिया के अंदर जितने देश होंगे वे सारे इसी के अंतर्गत आ गए। आज मतलब कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। ये वाला डायग्राम बना लोगे, ये भी बना लोगे, लिखना इसमें तो बहुत कम। जब मेंस में क्वेश्चन लिखोगे पता क्या लिखोगे, वो बताऊंगा क्या लिखोगे, बहुत कम लिखना, ऐसे लिखोगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्रता जलवायु, नंबर 1 हडी बना लोगे, एक नंबर 1 कर दो, ये हडी बनाओगे, उष्ण कटिबंधीय ए हडी बनाई से ए बनाना चाहे नाम तुम ए लिख दो, उसके जगह कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले वाला ए ज्यादा हो और ए एफ लिखो, उससे ज्यादा बेस्ट कुछ है नहीं, ए एफ लिखना पूरा, क्या लिखना है ए एफ। हम जानते हैं, ऐसे लिखोगे, हम जानते हैं कि 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा ये विषुवत रेखा कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ तो सुन लेना कैसे लिखना, मेंस में कितना कंटेंट लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, वो इसमें पीरी के लिए इतना लिखना पड़ा मुझे, इतना लिखोगे, ये वाला डायग्राम बना दोगे, ये वाला डायग्राम बना दोगे, ये वाला डायग्राम बना दोगे, और जो बोलना सिर्फ वो लिखोगे। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की मध्य का जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे आईटीसी जेड कहते हैं। आईटीसी जेड इंग्लिश में लिखना, उसके नमूने लिखना अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, लिख देंगे, दैट फॉर फिनिश, काम खत्म। ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम बनाया, ठीक। उसके बाद लिखोगे इस क्षेत्र के
ITC के उत्तर में 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनें चलती है। ये व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा के पास निम्न दाब के जहां पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है उसके पास पहुंचती है, पहुंचती है इसके पास है। ये व्यापारिक पवन अपनी ही भाषा में लिखना होगा, अपनी लैंग्वेज में। वो ये तो चाहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए, ये क्या लिख रहे हो तुम। ये व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा के पास पहुंचकर जहां निम्न दाब का क्षेत्र होता है ऊपर की ओर उठ जाती है। इनमें अधिक मात्रा में आर्द्रता होती है। यह ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करती है और आसपास के ITC जेड वाले क्षेत्र में, उसके आसपास वाले क्षेत्र में घना घोर मात्रा में वर्षा करती है। ऐसा क्षेत्र अमेजन बेसिन तथा कांगो बेसिन तथा इंडोनेशिया द्वीप समूह पर पाया जाता है। दैट फॉर फिनिश मींस का पोर्शन खत्म यहां तक। अगर किसी ज्यादा दर्द मार रहे हो, मतलब ज्यादा लिखना हो, फिर आ जाओ, फिर आपको और बताता हूँ। इसकी विशेषता लिख डाल लो, जब लक्षण के काम आएगा। लक्षण लिखने को कहा मैडम दे दो, इस क्षेत्र की विशेषता समझो। इसमें ना इस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है। इसे सबसे बड़ी नदी घाटी का विकास यही हुआ। अमेजन दुनिया की सबसे लंबी नदी, उसका विकास यही हुआ। पल पल भर में। और देखो इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा पता कब होती है? मार्च से लेकर सितंबर के महीने में। किसी को लग रहा है कि मैंने मेंस में कंटेंट कम लिखा, तो लिख दो ना। इस क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, इस क्षेत्र में मार्च और सितंबर के महीने में जबरदस्त मात्रा में वर्षा होती है, घना घोर वर्षा होती है। क्या होती है? लिख नहीं सकते तुम? अरे तुम तो बहुत अच्छा लिखोगे, सोना सोना लिखोगे। एक दिन आएगा तुम्हारा भी दौर कभी, जो नहीं करते गौर कभी, एक दिन करेंगे लोग गौर कभी। आया समझ? उसके बाद सुनना में क्या क्या बताया मैंने सारा क्या लिखना इसके अंदर, जस्ट अभी सुनूंगा ना, बताया गया ना, फिर देख लेना। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ITC जेड वाले से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में दैनिक ऋतुओं में परिवर्तन पाया जाता है। एक दिन के अंदर ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन। मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह पढ़ाई नहीं करिए। 7 से लेकर 2 बजे तक ग्रीष्म ऋतु, जबरदस्त गर्मियां। अगर लिखना चाहते हो, किसी का मन ना भरा हो ना, लिखना है बहुत ही ज्यादा शौक हो, PCS में लिखना पड़ जाता है इस तरह, इसलिए तरह फैक्ट लिखा रखा। और जो पीटी के फैक्ट है ना, मैं सारे पूछा इतने पूछा ऐसा पूछेगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्रता जलवायु और क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछेगा इसमें एक स्टेटमेंट देगा, पूछेगा इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा मार्च और जून के महीने में होती है। जून नहीं था, सितंबर के महीने में। 42 घंटा आया हूं, तो देख के समझ जाना, इसलिए तरह कंटेंट लिखा रखा। समझ में आ बात है। दूसरा नंबर बताओ, और दूसरे नंबर पर इस क्षेत्र में दैनिक ऋतुओं में परिवर्तन पाया जाता है। दिन प्रतिदिन मौसम बदलता रहा, एक दिन में 3 बार मौसम बदला 24 घंटे के अंदर। सोच सकते हो कितना बुरा हाल है। अभी जो इंसान यहाँ रहता होगा ना, वैसे वो क्रोम रहता होगा। ऐसे बोलो, इससे जिसकी आदत होगी मतलब एक साल के अंदर कभी आने हुए कि सर्दी पड़ जाएगी, नहीं, एक दिन के अंदर तीनों तरीके का मौसम बदल रहा है। 12 घंटे दिन, 12 घंटे की रात होगी। मतलब पूरा आनंद उठाता होगा। मेरा मानना कि तुम्हें ना यहाँ ITC जेड वाले क्षेत्र में जाना चाहिए। और जब गर्मी पड़ेगी ना यहाँ से, आज तुम्हें भी तो पता चलो, आज समझ लो कि किसी की मोहब्बत में तड़पने का मजा क्या होता है। ऐसा समझ लो। ठीक, पानी भर रहा है। ये गाड़ी आई किसी जगह के अंदर पानी भर रहा है, मतलब क्या है यार। हमारे क्षेत्र में भी गर्मी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है हमारे कौन हो पानी भर रहा गर्मी की कितना बताओ, समझ आ रही है। और ग्राउंड की खास बात तो बताओ, यह दैनिक ऋतुओं में परिवर्तन पाया जा। कौन सा क्षेत्र है हमारा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्रता जलवायु समूह। उष्ण कटिबंधीय आर्द्रता जलवायु समूह, विच इज डिनोट बाय AF। AF से डिनोट करते हैं सर, विच इज डिनोट बाय AF, इसे AF से डिनोट करते हैं। इतना बताओ, समझ आए। विशेषताएं, लक्षण, ये तो लक्षण कहते नहीं, फलाना व्यक्ति के लक्षण सही नहीं है, लक्षण ही तो विशेषता हो। अपने भी देख लो मैडम। वो देखो, इसकी खास बात पता क्या हो, यह क्षेत्र कुछ हीट इंडेक्स होने के कारण, यही दिक्कत है बस। यहाँ इंसान ठंड भी झेल लेता, आज कोई दिक्कत नहीं है, वर्षा का मौसम भी झेल रहेगा। समझ में आया बात है? गर्मी का मौसम नहीं झेलता, आग तो आग ही हो। समझ में आया बात है?
ठीक, तो इस क्षेत्र में उच्च हीट इंडेक्स होने के कारण यह मानव के लिए अनुकूल नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र का क्या फायदा जहां मानव ना रह सकता हो, समझेगा। लेकिन कुछ क्षेत्र पृथ्वी का ऐसा होना चाहिए जहां जानवर ही रह सकते हो, ऐसा समझ लो। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं ना, उन्हें जानवरों की संख्या दी जा, ये रखते हैं। क्या क्या कहा जा, यहाँ जानवर है, ठीक, उसे जगह आईटीसी जेड में छोड़ दो, जो यहाँ मैच नहीं करता। और जब भी तुम याद करेंगे आते ना, तो मेरा मन तुम ऐसे ही करो, पक्का तुम उठाओ आईटीसी जेड में जाकर छोड़ दो, समझ में आया। तुम्हारा अलग अलग नेचर मैच हो। लेकिन क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो सापेक्षिक अगरता हो ना, आदरता, जो नमी हो उसकी भी एक सीमा हो। अगर वातावरण ज्यादा नमी रहेगी ना, तो तुम रहना कठिनाई करा कर रहे हो वहां। अगर आर्द्रता 60% से अधिक हो जा, तो तभी तो मानव के लिए प्रतिकूल होगा रहना वहां। अगर आर्द्रता जो हो जा वो 60% ही हो, तब अनुकूल होगा। अगर आर्द्रता 60% से कम हो जा, तो तभी कठिनाई करा कर रहा हो, उसके शरीर में खुश्की आनी स्टार्ट हो जाएगी। देखा नहीं, सर्दियों के मौसम में जो हो, जब ज्यादा सर्दी पड़नी स्टार्ट होगा, तो जो पेड़ है ना अपनी पत्ते गिराता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ना वो नमी कम हो जा, आर्द्रता कम हो जा वातावरण में। जब आर्द्रता कम हो जाए तो जो अपने पत्ते गिराते और लोग घरों में घुस जा, फिर सर्दियों आज वो अधिकांश सर्दी तो कठिनाई पैदा कर दो। खास बात, इंपोर्टेंट बात, जब यहां अधिक मात्रा में वर्षा होगी, सुन लो, जब यहां अधिक मात्रा में वर्षा होगी ना, तो वर्षा होगी, तो वर्षा होने के कारण यहाँ बहुत अधिक मात्रा में बड़े बड़े पेड़ पाए जाएंगे, कठोर लकड़ी वाले पेड़ पाए जा, कठोर लकड़ी वाले पेड़ पाए जा। एक पेड़ का नाम बता रहा हूं, कवे ब्रेक नामक कवे ब्रेक एक पेड़ है। ये ऐसा पेड़ है, अगर तुम इसे कुल्हाड़ी का काटने की कोशिश करें, कुल्हाड़ी टूट जाएगी। हाँ, इतने कठोर पेड़ पाए जाना, क्योंकि तापमान ही इतना ज्यादा, अत्यधिक मात्रा में जीवी बेटा पाए जा, ऐसे पेड़ मिलेंगे। उसका नाम सुना तुमने, गोरिल्ला, भालू, सुना नाम उसका, वो भी यही पाया जा, वो भी यही पाया जा। अभी गोरिल्ला जो जिसे बोलो गोरिल्ला, आज वो भी यही पाया जा इसी क्षेत्र में, जहां भी तापमान हो, ठीक। उसके बाद और सुनो क्या हो पता, क्या जैव विविधता ये क्षेत्र की खास बात यही जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब देख रहे हो ना, अमेजन का जंगल में कितनी अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जा, कितने हजार करोड़ की प्रजातियां जीव जंतु मात्रा में जीव जंतु रहते हैं वहां। जीव को कभी सर्च कर दो, देखे ना, पता लग जाएगा। वो सारा इस क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत तो आ रहा है। तो तुम कहां कमी पड़ जाएगी, मेन्स में तो बहुत कम लिखना पड़ेगा, पीटी के लिए सारा का सारा। और सुनो, अत्यधिक सूर्यताप और आर्द्रता के कारण वृक्ष की लंबाई यहाँ अधिक होती है। सूर्यताप नहीं होता है, सूर्यताप अधिक और आर्द्रता बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया, तो जब पेड़ को क्या चाहिए, पानी चाहिए, जब खाद पानी अच्छा मिल रहा होगा, तो फिर तो बॉडी बनने वाली होगी, नहीं होगी। अब हम क्या करें, कोई मुझे यही कह रहे, आप तो बहुत बड़े से लगो देखने में, तो कोई बात नहीं, हम खाते पीते घर के भी तो है भाई, समझो, तुम क्यों नहीं लगते बड़े से देखने में, सही बात है, गलत बात है। तो ये क्षेत्र खाते पीते घर के, यहाँ के पेड़, यहाँ के जो पेड़ पौधे ना, कैसे घर के, खाते पीते घर के। देख लो एक बात, यहाँ के जो पेड़ है ना, बड़े कमाल के पेड़ है, देखो ऐसे पेड़ हैं के पेड़, पता कैसे पेड़, मान लो ये हमारा पेड़, देखो मेरे पेड़ बनाने आते हैं वैसे बचपन में, ठीक। तो हंसना नहीं बिल्कुल भी तुम यार, ऐसे ड्राइविंग में वोट दिलावा है, रखा मेरे पास, रखा, सर्टिफिकेट दिखा दूंगी, पूरे जिले में फर्स्ट आया हुआ। पूछो क्यों, और ड्राइंग मैंने बनाई थी। बात समझ नहीं आई। तो ये ऐसे पेड़ पाए जहां लंबी लंबी ऊंचाई वाले पेड़, वो तो जो कठोर पेड़, एक का तो नाम भी बता दूं पेड़ का, ऐसे पेड़ कुल्हाड़ी मारोगे टूट जाएगी, इतना खतरनाक पेड़। मैडम बोर्ड पर क्या, तो जो रिले काटना तो लगेगा, पेड़ काट के मिलेगा, तो ये लोग पेड़ बचाने वास्ते मिल रहे, ये काटते मिल रहे। जो भारत का वन सर्वेक्षण विभाग है ना, उसे सेना नहीं, तो शर्म नहीं है। वो हर साल 2 साल में अपनी रिपोर्ट करेगा, तो 2021 की रिपोर्ट में पता क्या कहा, 2021 की रिपोर्ट में भारत के अंदर मध्य 1988 में रिपोर्ट आई थी, पहले 1988 में जब रिपोर्ट आई थी ना, पहले इसमें कहा था भारत के 33% हिस्से को वन होने चाहिए, 33% हिस्से वन होने चाहिए, तो पहली रिपोर्ट आई थी। और अब पता क्या कहते हैं, भारत के केवल 25% हिस्से बननी है, 24% हिस्से को बनना कट नहीं है। तो हर 2 साल बाद रिपोर्ट करेगा, अगले साल फिर आगे। अभी 2021 की रिपोर्ट थी,
फिर कुछ दिन पहले पढ़ेगी बच्चों। चलो देख लो, समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ के जो पेड़ तेने संबंध पाया था कि यहाँ ना जो घास हो लंबी लंबी लताएं पाई जाती इस तरह पेड़ को लपेट लगी इस तरह कर चारों तरफ तक, क्योंकि ना धूप नहीं मिल पाती। जब धूप नहीं मिल पाती ना, ऐसा धूप लेने के लिए ना ये जो पेड़ जो लताएं होंगी बेल होगी चारों तरफ, अब पेड़ के ऊपर चली जाएगी, अब पेड़ के ऊपर जाकर ना चारों तरफ ऐसा वातावरण बना लगी, ऐसा यहाँ तक बेल मिलती जाएगी इस तरह, पूरे पेड़ को घोर लगी चारों तरफ तक। सूर्य की किरण अंदर पहुंच नहीं पाती बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है यहाँ से, तो पहुंच नहीं पाती, बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं यहाँ से। और यहाँ के जो आसपास है ना, यहाँ जो घास है नाम मात्र, यहाँ घास ही नहीं पाई जाती। ये जो क्षेत्र है ना नमी में भी रहेगी, बस यहाँ से बारिश पड़ती रहेगी, ये पूरा जो क्षेत्र इसके आसपास का पेड़ बड़े बड़े रहेंगे, आसपास का जो क्षेत्र है दलदली क्षेत्र बन जा, दलदली क्षेत्र पूरा का पूरा, तो मनुष्य के रहने के लिए है आज मतलब दलदली क्षेत्र में रहेगा मनुष्य, ठीक। तो ये जो पूरा पूरा दलदली क्षेत्र बन जाता है ना, जो आसपास का जो दलदली क्षेत्र बन जाता है, इस दलदली क्षेत्र में रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। अब रेंगने वाले जीव में चिरलिया हुआ, अब वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी छिपकलियां हुई, सांप हुआ, एनाकोंडा भी नहीं पाएगा, बिच्छू भी पाएगा, जैसे उदासी बताइए। अब आपको बताओ और बताओ और बताओ लिज़ार्ड, ये क्या हो, छिपकली। और तो जो कीचड़ में रहने वाले जीवन में रहते हैं हम, तो यही इस अक्षर की विशेषता हो। बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं है? मेंस के बारे में कंटेंट निकाल लो ना, एक बार मैं बता रहा हूँ मेंस के बारे में क्या लिखना, वो कंटेंट मैंने सारा पीटी का पढ़ाया, तुम मेंस के बारे में क्या लिख रहा है एक बार दोबारा बता रहा हूँ, फिर तुमसे सुनने आ रहा हूँ। ओके, देखो ध्यान से सुनो चलिए। पहली हेडिंग बनाएंगे एफ, हेडिंग बनाकर उष्ण कटिबंधीय आर्द्रता जलवायु, आर्द्रता उष्ण कटिबंधीय आर्द्रता, दिमाग में सेट कर लो विदाउट दोनों देखिए, उष्ण कटिबंधीय आर्द्रता। उसके बाद सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे साइड में, पृथ्वी डायग्राम बनाया इस तरह कर दो, 0 डिग्री अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ऐसा करो। इसका नाम लिख दूंगा ITCZ, ITCZ के ब्रैकेट में लिखेंगे हिंदी का नाम अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, लिख दोगे ना। उसके ऊपर हम व्यापारिक चक्कों में चलाएंगे इस तरह करके, चला दोगे। चित्र बनाना मैं सिखा रहा हूँ, फिर नीचे तो कौन सी बोले व्यापारिक कौन, और ऐसे कीजिए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कोई दिक्कत समझ में आया? इतना बताओ समझ में आ रही है? उसके बाद अगर हम मैडम इतना बताओ समझ में आया तो दिक्कत, उसके ऊपर लिख देंगे NET, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, उत्तरी व्यापारिक पवने। अगर ऐसा कह देंगे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, उत्तर में भी है और पूर्व की तरफ से चल रही, तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, ऐसा डायग्राम बना दोगे। अब ये बताओ जब बना दोगे डायग्राम, एक डायग्राम 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये वाला डायग्राम ये भी इसके साइड में डायरेक्ट इसके नीचे बनाना, डायरेक्ट इसके नीचे बनाना। कभी इसके माथे में चढ़े बना रहे तुम वहां से, फिर लिखोगे कहां से, बेवकूफ की तरह डायग्राम बने की कला हो, मतलब जो देखने वाला हो ना मतलब अलग ही आर्ट होगा, और एक धीरे धीरे विकसित जो और धीरे धीरे विकसित हो, एकदम विकसित होती है। उसके बाद बता देता कैसे लिखोगा, डायग्राम ए स्मॉल ए, इसके नीचे लिखोगा स्मॉल बी, डायग्राम स्मॉल बी। आज समझ में। अब ये क्या देगा, चित्र ए में देखिए, चित्र बी में देखिए, पूरी किताब लिख डालेगा दीदी की तरह, ऐसा समझ लो। तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, लिख दोगे। अब लिखो क्या, अब मैं तुमसे सुनने वाला हूं, एक बार मैं बोल के बता रहा हूं क्या लिखने वाले हो, क्या लिखोगे, पता क्या लिखोगे, कहां से स्टार्ट कर दोगे, कहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये वाला डायग्राम बनाया, ये वाला डायग्राम बनाया, तुम्हारे दिमाग में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ साइड में क्या करते, क्या लिखने वाले, दोनों डायग्राम, जो डायग्राम ए भी डायग्राम बी भी, अब ये लिखने वाले, ध्यान से सुनना। कोपेन के अनुसार ऐसे लिखा, कोपेन के अनुसार पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश के
5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है उसे ITC जेड या अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसके किसके ITC जेड है। इसके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनें, ये व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा के समीप पहुंचकर ब्रैकेट में लेना बता के लेना, ब्रैकेट में जहां निम्न दाब का क्षेत्र हो, विषुवत रेखा के समीप पहुंचकर पहुंच गए पहुंचकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं और ये अत्यधिक नमी युक्त होती हैं और आर्द्रता युक्त होती हैं। कोई प्रॉब्लम? और ये बादलों का निर्माण करती हैं और ITC जेड वाले क्षेत्र में घनाघोर वर्षा करती हैं, विभोर विभोर वर्षाएं करती हैं। ओके, इतना मिल गए? कोई प्रॉब्लम? यह है अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है जहां पर दैनिक तापमान दैनिक ऋतुओं में परिवर्तन पाया जाता है। अगर ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हो तो इतना भी वैसे बहुत हो, 2 डायग्राम और 300 डाटा बहुत है, क्योंकि तुम लिख ही नहीं पाएंगे। फिर 5 का वर्णन करना आज समझ लो, 250 शब्द वगैरह फिर 5 का वर्णन करना पड़ेगा कोपेन का जलवायु वगैरह समझाने के लिए। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो डायग्राम बना के छोड़ दो 5 के 5 के, क्योंकि 5 का डायग्राम बनाने वाला हूँ, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। डायग्राम बना के सारी बातें लिख दो उसमें, तब भी काम होगा। समझ में आया? तो लिखने के क्वेश्चन में से क्वेश्चन लिखने के बहुत तरीके हैं। आया समझ? जब तुम नहीं लिख पा रहे तो कोई भी नहीं लिख पाने, वो भी तो इंसान ही है ना। समझ में आया बात है? ठीक, चलो तुम घर से निकले तो सही, गुमराह तो वे हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। समझ में आना? और मैंने क्या समझाई थी थोड़ी देर पहले? कौन सी शायरी सुनाई थी बेटा? दुनिया में उसने बहुत बड़ी बात कर ली, दुनिया में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने खुद ही खुद से मुलाकात कर ली, जिसने खुद ही खुद से मुलाकात कर ली। निकल जाओ, खुद ही खोजो, निकल जाओ। इतना मतलब समझ में आया नहीं यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो अब हम दूसरा जलवायु समूह समझने वाले। ये वाला जलवायु समूह समझ में आया, इसकी विशेषताएं समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूं कि तुम कभी नहीं भूलने वाले बिल्कुल। ये जब भी तुम मैप देखने वाले हो ना तो 5 डिग्री अक्षांश के आसपास का क्षेत्र ये देखते रहना हमेशा, और जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दिमाग में आना चाहिए। और लिख भी दोगे तुम बहुत अच्छा लिखोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आ जाओगे, इसे भी चाहता हूँ तुम मुझे सुना दो। लाओ भाषाएं सुनो। चित्र बनाओ, कैसे बनाओगे? फिर उसके बाद एक विषुवत रेखा बनाएंगे, फिर इसके 5 डिग्री उत्तर में अक्षांश बनाएंगे, दक्षिणी बनाएंगे, आपको बताओ। फिर इसके बाद उसको हम ITC जेड वो क्षेत्र होता है वो लिख देंगे। फिर उसके हम विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये सब लिखे, दोनों डायग्राम बन गए। अब बताओ क्या लिखोगे? मैंने कहा ना, अब बताओ क्या लिखोगे? दोनों डायग्राम बन गए। इसके बाद लिखेंगे हम शुरू करें कोपेन के अनुसार, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। ऐसे रिसर्च कोपेन के अनुसार कोई दिक्कत नहीं। फिर कोपेन के अनुसार फिर लिखेंगे विषुवत रेखा में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम ITC जेड कहते हैं। शाबाश, वेरी गुड। फिर उसके बाद विषुवत रेखा के फिर ITC जेड कहते हैं। फिर विषुवत रेखा ITC जेड के 30 उत्तर में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का व्यापारिक पवनें चलते हैं। और उसके बाद फिर में जो व्यापारिक पवनें चलती हैं उसके बाद में विषुवत रेखा की ओर चलती है जहां निम्न दाब वाला क्षेत्र हो, और फिर वहां पर जाने के बाद में ऊपर उठ जाती है और फिर में आर्द्रता युक्त होती है तो वहां पर बादल का निर्माण करती है और बहुत वेरी गुड वर्षा होती रहती है। और फिर ठंडी वायु की आ जाती है
अभी बस वो हाँ कम हो जाती है तो वहाँ पर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हाँ ये निरंतर चलती रहती है और वो ये जो क्षेत्र होता है वो अत्यधिक देवता वाला क्षेत्र होता है। अच्छा और यहाँ पर वर्षा भी बहुत अधिक होती है और यहाँ पर पेड़ होते हैं। यह क्षेत्र अमेजन बेसिन, इंडोनेशिया द्वीप समूह तथा कांगो घाटी में पाया जाता है। अब बताओ, बना दी दोनों डायग्राम में बना दी, बताओ। कहेंगे नहीं, कहते हैं। अभी आप लिख रहे हो, बताओ। सब से बादलों का निर्माण करते हैं और उससे फिर वर्षा होती है। करती हैं। और इससे वर्षा होती रहती है और ये नियंत्रण होते चलते हैं। हिली हुई है यहाँ, कंटेंट कम था, बताओ। थोड़ा स्पीड बढ़ा दो की, मेरे पास टाइम कम है। दो की स्पीड कर दो। क्या बताओ, इतनी खुश क्यों हो रही? खुश होने की दो कारण हो। क्या नॉर्मल है? ऐसा लग रहा है पहली बार भूगोल की क्लास में बैठी है, पहली बार भूगोल पढ़ रही है। ये तो पहली बार पढ़ रही है। चलो आगे बताओ। चक्र चक्र भगवान विष्णु नाटक देख पाएगी क्या? अब बता। बना दिया, दोनों बन आगे बता। अरे मेरी माँ दोनों बनते थे, दोनों। जलवायु वर्गीकरण के सिद्धांत के अनुसार गाड़ी नहीं बनाने के वाली तो बना लीजिए। चल ठीक है, अगले बना सकते। अब बता। तो विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो मध्य का भाग होता है उसे I से Z यानी अंदर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, और I से Z से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से व्यापारिक पगड़े चलती है। चलेगी, आगे बताओ। जब यह कपड़े विषुवत रेखा के पास दाब वाले क्षेत्र के आसपास, तब ये पगड़े होती है। ये आर्द्रता युक्त होती है और ऊपर की ओर उठकर बादलों का निर्माण करती है और वर्षा देती है। घनाघोर वर्षा ही करती हैं। और इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में, जैसे बोलने का समझ होता है, नहीं तो सीधा अमेजन बेसिन बोल। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन और अफ्रीका की स्पीड बढ़ा देना है, तो आगे सुनना जल्दी स्पीड था। आगे बता। अफ्रीका की कांगो घाटी और इंडोनेशिया के क्षेत्र में पाया जाता है। अच्छा, इन क्षेत्रों में आग लग जाती है। आग लगाने से तुम्हें आग लगाने होते हैं वो तीनों मौसमों का अनुभव करते हैं, जैसे वर्षा हुई और गर्मी हुई और
ऐसी कोई खास बात जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी तो कभी नहीं बोल देंगे बता। हाँ चुप। ऐसी कौन सी खास बात है मुझे तो अच्छी लगी वो कभी नहीं बोल देंगे। हे चुप। कोई बात अच्छी नहीं, एक बात बताए मुझे अच्छी लगी हो। पढ़ना तो सारे करेगा। ठीक है, अगर तुम कहती है मेरी बात अच्छी लगी चाटा मारता हूँ यहाँ। चल बता, मैंने अभी दोनों चित्र बढ़िया तब बता। इसके पश्चात 30 डिग्री आईटीसी जाके 30 डिग्री शांत में और 30 डिग्री दक्षिण शांत में रवाली करती है। रवाली करते हुए विष्णु देव के सामने पहुंचती है। उस आरती द्वारा वो महाभारत का निर्माण करती है। इसके बाद उन्होंने बचाती है और ना देवी का हमारा कर जाता है। हमारे लिए सेंस नहीं है। वहां तो बता कोपेन की जलवायु बढ़ेगा मैंने बना ली। व्लादिमीर अनुभागीय उत्पादन के आधार पर तापमान वर्षा और तापमान वर्षा एक होता वनस्पति के आधार पर कोपेन अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जिसके बाद हमारे बनाने के पहले इनकी इसने इन्हें 5 भागों में विभाजित किया। ऐसे भी कह सकते थे कोपेन ने ऐसे कहते कोपेन ने विश्व के जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित किया है। कोपेन ने विश्व जलवायु को 5 प्रदेशों में किया है। कोपेन ने विश्व के जलवायु प्रदेशों को कोपेन ने विश्व के जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित किया है। इस तरह नंबर ए ऐसा करके नंबर ए बी सी डी ई उनके नाम लिखोगे। फिर ए वाला नहीं बन जाएगा ए एफ वाले। अब हम कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं? ए एफ के बाद हम दूसरा वाला पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। और दूसरा वाला बी का नहीं, अभी का नाम क्या था? मरुस्थलीय क्षेत्र। वो तो दोनों कभी पढ़ा थोड़ा थोड़ा आज भी पढ़ेंगे। ये थोड़ा थोड़ा याद हुआ